360 में। इस्लामाबाद में जमीयत उलमा इस्लाम एफ के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत मुखालिफ आज़ादी मार्च जारी। धरने की सियासत का पाकिस्तानी सियासत पर भी असर पड़ेगा? अमेरिका में बसने वाले पाकिस्तानी आज़ादी मार्च पर क्या राय रखते हैं? और देखिएगा खाने के बाद अब जूतों और कपड़ों में भी वीगन फैशन क्यों मकबूल हो रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं इरम अब्बासी। इस्लामाबाद में जारी हुकूमत मुखालिफ एहतजाज अब 10वें दिन में दाखिल हो गया है। जमीयत उलमा इस्लाम एफ के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की कॉल पर उनके हिमायती गुज़िश्ता हफ्ते से सरापा एहतजाज हैं। मौलाना के मार्च को अपोजिशन पार्टियों की हिमायत भी हासिल है। कराची से शुरू होने वाला ये एहतजाजी मार्च 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचा था। इस धरने में हज़ारों की तादाद में लोग शरीक हैं। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान मुस्ताफ़ी हों और जल्द दोबारा इंतखाबात करवाए जाएँ, जबकि इमरान खान ने कहा है कि बर्दाश्त को उनकी हुकूमती कमज़ोरी न समझा जाए। इस्लामाबाद में धरने का कल्चर गुज़िश्ता कुछ बरसों से एक रिवायत बनता जा रहा है। खुद इस वक्त बरसरे इक़्तिदार PTI ने इमरान खान की सरबराही में सन 2014 में कम अज़ कम 4 माह तवील आज़ादी मार्च और धरने के ज़रिए अपनी सपोर्ट को मुस्तहकम किया था। इस वक्त इस्लामाबाद में इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ जो एहतजाज जारी है, इसे भी आज़ादी मार्च का नाम दिया गया है। इस मुजाहरे को बैन अक़वामी अखबारात कैसे कवर कर रहे हैं? अब तक इस बारे में मुफस्सल इदारिये तो नहीं लिखे गए, लेकिन इसकी खबरें बहुत से अखबारात ने शाया की हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करें तो उसने लिखा है कि इस्लाम पसंद जमात के हज़ारों अफराद इस्लामाबाद में कैंप लगाए बैठे हैं ताकि इमरान खान मुस्ताफ़ी हो जाए। एक बात जिसका जिक्र बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने भी किया, वो ये है कि मजहबी जमात के इस एहतजाज में ख़वातीन को आने की इजाज़त नहीं दी गई। BBC के मुताबिक इब्तिदा में ख़वातीन रिपोर्टर्स को हिरासा किए जाने और उन्हें काम ना करने देने के वाक़यात कहीं कहीं रिपोर्ट हुए। टेलीग्राफ ने भी खबर दी कि धरने के शुरका की इस्लामाबाद आमद से पहले सिक्योरिटी के इंतजामात सख्त किए गए। अखबार ने यह भी लिखा कि ये धरना हिज़्ब इख्तिलाफ का भी एक तरह का टेस्ट होगा कि वो इमरान खान के खिलाफ कितने मुत्तहिद रह सकते हैं। पाकिस्तान में जारी सियासी जोड़ तोड़ पर मुल्क से बाहर बसने वाले भी गहरी नज़र रखते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से इमरान खान के इस्तीफ़े के मुतालबे को अमेरिका में बसने वाले पाकिस्तानी कैसे देख रहे हैं, जानने की कोशिश की है हमारी साथी सादिया ज़ेब रांझा ने। जहाँ तक कि आज़ादी मार्च का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ ये तो खुद इमरान खान साहब ने खुद ने रीत डाली थी इस मुल्क के अंदर, और जो ज़ुबान और जो चीज़ें उन्होंने यूज़ की थी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से मौलाना साहब ने ये नहीं किया। मेरा ख्याल है कि धरना जो फजलुर रहमान साहब दे रहे हैं इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री। बिल्कुल नॉर्मली लोगों का ये राइट है कि वो अपने जो भी उनकी फीलिंग कंसर्न्स हैं, जो भी उनकी मुल्क के जो हालात हैं उस पे ऊपर वो आयम और इसी तरह गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट करें ताकि जो लोगों के मसाइल हैं वो हल हों। मैं इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ, तो इन्होंने जो ये धरना शुरू किया फॉर नथिंग। अगर मौलवी साहब को अपने इलाके से जीत नहीं मिली है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये आप धरने शुरू कर दो, गवर्नमेंट सही चल रहा है। हमारे मुल्क में जो लोग हैं ज़्यादातर वो करप्ट हैं। खराबी ख़त्म करने में टाइम लगता है और उन लोगों को तकलीफ़ होती है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन ज़रूरी है ताकि लोगों की नुमाइंदा हुकूमत आ जाए। आजकल जो मुल्क में हो रहा है, जैसे मौलाना साहब ने जो धरने स्टार्ट किया है, ये बिल्कुल कह लें कि बेवकूफ़ी कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि इससे कुछ होना नहीं है। नवाज शरीफ ने, जरदारी ने कितने साल गुजारे हैं, उन लोगों ने कुछ नहीं किया, तो इमरान खान एक साल में क्या कर सकता है? तो मौलाना साहब ऐसे ही पुश कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होने वाला। अमेरिका में बसने वाले पाकिस्तानियों की राय आपने सुनी। पाकिस्तान में धरनों की सियासत क्यों एक मामूल बनती जा रही है, जमहूरी निज़ाम के लिए इसका क्या मतलब है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिक्योरिटी मामलात के माहिर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज़ के आमिर राना। वेलकम टू द शो आमिर। सबसे पहले ये बताइए कि क्या वजह देखते हैं आपके पाकिस्तान में धरने और मार्च जो है वो अब सियासत का एक, जिसे कहते हैं, मामूल बनते जा रहे हैं? देखिए, इसकी दो वजूहात हैं। एक तो सियासी पार्टियों की अपनी
कमज़ोरी है कि वो ऐसे मामलात को पार्लियामेंट के बजाय पार्लियामेंट के बाहर हल करने पे तरजीह देती हैं, और उनको लगता है कि पार्लियामेंट से बाहर जो है सड़क के ऊपर ज़्यादा बेहतर तरीके से उस सियासी अमल को आगे लेके चल सकते हैं। दूसरा, हमें पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी ताकतवर इशराफिया है उसका भी खासा इन्फ्लुएंस है। उसकी वजह से भी ये पूरा का प्रोसेस जो है पार्लियामेंट के बाहर रहता है, तो उसमें भी जो भी नई कुव्वत आती है उसको लगता है कि उसकी आवाज़ जो है ताकत के ऐवानों में उसी वक्त सुनी जाएगी जब वो कुछ लोगों को इस्लामाबाद में लेके आएंगे। और इसके ऊपर भी देखिए सोशल मीडिया के ऊपर भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी बहस हो रही है कि रीत डाली किसने है, और ये अब रीत इतनी आगे बढ़ गई है कि इसको ताकतवर इशराफिया के खिलाफ अब सियासी जमातों ने एक मौसर हथियार के तौर के ऊपर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसकी तारीख तो कोई इतनी लंबी नहीं है, लेकिन अभी हालिया दिनों के अंदर एक मुसर सियासी टेक्निक के तौर के ऊपर सामने आया है धरना। आमिर, ये बताएं कि जिस हुकूमत के खिलाफ भी मुजाहरा होता है वो इल्ज़ाम लगाती है कि पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथ में खेला जा रहा है, उनके हाथ मजबूत हो रहे हैं, जमहूरी अमल का तसलसल कमज़ोर होता नज़र आता है हुकूमत को। आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, ये तो बिल्कुल ऐसी बात है, पाकिस्तान के अंदर रवाज है, एक गालिम गलोच की सियासत परवान चढ़ी है, उसको हम पॉपुलिज्म की पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं कह सकते। बहुतान तराशी जो हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा रहा है। फिर मैं इसको जोड़ूंगा कि जब आप पार्लियामान के अंदर बहस करते हैं और सियासी जमातें आपस में जब बात करती हैं, डिस्कोर्स करती हैं, तो वो जाहिर है कि एक मेच्योर और एक संजीदा सियासी अमल की तरफ जाती है। जब ये पार्लियामान के अंदर नहीं होती और एक दूसरे के मुखालिफ कैंपों में खड़ी होती हैं, तो फिर जाहिर है कि इसी किस्म का परवान साजिशी मफरूज है और इस किस्म का कल्चर परवान चढ़ता है। इस किस्म की जुबान एक हद तक तो इलेक्टोरल माहौल चल रहा हो तो उस वक्त तो काबिल बर्दाश्त होती है दुनिया के जमहूरी माशरों के अंदर किसी एक नॉर्मल हद तक, लेकिन इसको मुस्तकिल एक हिस्सा बनाना एक सियासी अमल का, ये बहुत ही खतरनाक अमल है। और इसी वजह से उन कुव्वतों को जो जमहूरियत मुखालिफ कुव्वत है, ये कहने का मौका मिलता है कि ये सियासतदानों की जुबान देखिए, इनका किरदार देखिए, ये शायद अहल नहीं है कि पाकिस्तान को दुरुस्त सिमत में लेके जाने के लिए, पाकिस्तान के ऊपर रूल करने के लिए। आमिर, हम ये भी देखते हैं कि मशरिक़ वस्ता हो गया या दुनिया के कई और हिस्सों में भी एक जिसे कहते हैं ना कि मुजाहरों की एक लहर दौड़ रही है, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तानी सियासत पर उनका कोई असर पड़ सकता है या वो सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए? देखिए, अभी कोई उसको से जोड़ा नहीं जा सकता। जब अरब स्प्रिंग का चल रहा था तब भी ये बात हो रही थी कि शायद उसके पाकिस्तान के ऊपर असरात आएंगे। पाकिस्तान का जो सियासी कल्चर जो है वो साउथ एशिया के सियासी कल्चर से ज़्यादा मैच खाता है। इसकी अपनी अंदरूनी हरकियात हैं, इंटरनल डायनामिक्स हैं, उसी के ऊपर चलती है। और मौलाना जिस तरीके से धरना लेके आए हैं वो उन इशूज़ के ऊपर नहीं लेके आए जैसे कि लबनान में हो रहा है या जज़ायर के अंदर हुआ। पाकिस्तान के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबात शफाफ नहीं हुए तो इसको शफाफ इंतखाब का मुतालबा उनके लिए अहम है। हालांकि हो सकता है एक सतह के ऊपर पाकिस्तान भी अवाम उन्हीं चैलेंजेस का सामना हो जैसे कि मिडिल ईस्ट के अंदर है, महंगाई है, एक माशी बहरान है, लोगों की जिंदगियां जो है बहुत मुश्किल हो गई हैं, तो वो अभी तक उसके ऊपर कोई कैपिटलाइज नहीं किया है किसी सियासी जमात ने। और लेकिन शायद पाकिस्तान जैसे साउथ एशिया के माशरों के अंदर इन इश्यूज के ऊपर लोग मुतहरिक भी नहीं होते। अब वो उन्हीं इश्यूज के ऊपर मुतहरिक होते हैं जो उनकी अपनी आज़ादियों से मुतल्लिक है, सियासी आज़ादियों से मुतल्लिक है। तो यही हमारे यहाँ कल्चर है, ये शायद उस तरीके का नहीं है। इसीलिए फौरन ही हमने देखा कि मौलाना ने जब वोट के लिए, सियासत के लिए, इंतखाबात की शफाफियत के लिए मुतालबा लेके आए तो फौरन ही उनको पॉपुलैरिटी। ये बताएं आमिर, जाने से पहले कि ख़वातीन की पार्टिसिपेशन ना होना धरने में या उनका इन कॉजेज़ के आप समझते हैं कि हक में रैली ना करना प्रॉब्लमैटिक है? देखिए, हमें JUI से तो तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि वो उस तरीके से ख़वातीन को गलियों और सड़कों के अंदर वो एक्टिवेट करेंगे। PTI को यकीनन ये क्रेडिट जाता है, उससे पहले पीपल्स पार्टी को भी ये क्रेडिट जाता था कि ख़वातीन की जो सियासत के अंदर और अमली सियासत जो गली की और सड़क की सियासत है उसके अंदर। आमिर राना, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ये थे आमिर राना हमारे साथ इस्लामाबाद से, जो कि बात कर रहे थे धरना पॉलिटिक्स जो पाकिस्तान में जारी है। थैंक यू आमिर फॉर बीइंग विद अस।
پرامن احتجاج کرنے کی آزادی بنیادی انسانی حقوق میں شمار ہوتی ہے۔ پچھلے چند سالوں میں احتجاج اور ریلیوں نے اسلام آباد کا جیسے رخ کر لیا ہو۔ اس جمہوری حق کا استعمال اسلام آباد کے رہائشیوں کی زندگی پر کیا اثر ڈال رہا ہے، جاننے کی کوشش کی ہے گیتیارا انیس نے اس رپورٹ میں۔ محمد اکرم پچھلے 30 سال سے کپڑوں کی سلائی کا کام کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند سال میں جلسے جلوس اور دھرنے رواج کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں، جس سے ان کی کاروباری سرگرمیاں بری طرح متاثر ہوتی ہیں۔ دھرنوں سے ہر چیز متاثر ہوتی ہے، خاص طور پہ اپارا مارکیٹ متاثر ہوتی ہے۔ اسلام آباد کوئی کونا نہ متاثر ہوتا، لیکن اپارا مارکیٹ لازمی متاثر ہوتی ہے۔ کام بند ہونے والی بات ہے، جب کوئی آئے گا نہیں تو اس کام اس کا کیا فائدہ؟ ہم تو یہ گلی میں دکان ہے، زیادہ سے کوئی آئے گا تو پھر یہ نا، جب کوئی دھرنے ہو گئے، رستے بند ہو گئے تو کون آئے گا؟ کاروباری ہی نہیں بلکہ طلبہ بھی آئے دن کے دھرنوں سے پریشان ہیں۔ پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ملک سمیر کہتے ہیں کہ طلبہ کے امتحانی شیڈیول تک کئی بار انہی دھرنوں کی نظر ہو چکے ہیں۔ ایز اے اسٹوڈنٹ سب سے بڑا پرابلم جو ہمیں آتا ہے کہ آئے دن اگر اس طرح کے ایونٹس ہو تو ہمارے انسٹیٹیوشنز کلوزڈ ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہماری اسٹڈیز افیکٹ ہوتی ہیں۔ پھر لیٹ اینڈ ٹرمز میں ہمارے ایگزامز ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے ڈیلیز آتے ہیں، ڈیلیز کی وجہ سے ہم اوور آل ایک ہیوج برڈن ہمارے اوپر ایک بہت بڑا برڈن آ جاتا ہے، جو اینڈ میں ہمارے لیے افورڈ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ پروفیشنل افراد بھی بار بار ہونے والے احتجاج سے تنگ ہیں۔ فاروق نوشین ایک اسٹیٹک کنسلٹنٹ ہیں جو اپنے کلائنٹس کو ہیئر ٹرانسپلانٹ اور سکن کیئر سے متعلق مشورہ دیتی ہیں۔ حکومت کے پاس کافی جگہ موجود ہے، شکر پڑیاں ہیں یا واٹ ایور، جہاں بھی ہے ایک پارک بنا دیں، ایک جگہ بنا دیں ہائیڈ پارک کی طرح، جس میں آپ جس کا دل کر رہا ہے وہ دھرنا دے، جس کا دل کر رہا ہے وہ جو کہنا چاہتا ہے وہ بولے، لیکن پورے اس کے علاوہ ان مخصوص جگہوں کے علاوہ کسی کو کوئی اجازت نہ ہو کہ وہ اس طرح کا کام کرے۔ تو اس کے لیے انیشیٹو لینا چاہیے، اس گورنمنٹ کو ہی لینا چاہیے کہ تاکہ عوام سفر نہ کریں۔ دوسری طرف شہر انتظامیہ ہر احتجاج اور دھرنے کے دوران راستوں کے متبادل پلان جاری تو کرتی ہے، لیکن شہری ان سے بہت مطمئن نظر نہیں آتے۔ اسلام آباد کے شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ احتجاج کے جمہوری حق کا احترام تو کرتے ہیں، لیکن آئے دن کے دھرنوں نے ان کے لیے معمولات زندگی چلانا محال کر دیا ہے۔ گیتیارا انیس، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ کراچی سے تعلق رکھنے والی 21 سالہ رابعہ شہزاد سندھ کی کم عمر اور واحد خاتون ویٹ لفٹر ہیں، جنہوں نے کئی بین الاقوامی مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ رابعہ کی خواہش ہے کہ وہ 2024 کے اولمپکس میں پاکستان کی نمائندگی کریں۔ تفصیل کے لیے آئیے urduvoa.com پر آپ کی کیا رائے ہے ہم سے شیئر کیجیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ یونیورسٹی آف ٹیکساس آسٹن امریکہ کی 10 بڑی یونیورسٹیز میں سے ایک ہے، جہاں جنوبی ایشیائی امور سے متعلق ایک مخصوص شعبہ قائم ہے۔ لیکن اس یونیورسٹی کو جو بات منفرد بناتی ہے وہ پاکستان سے متعلق یہاں وقف کیے جانے والا ایک مخصوص عہدہ یا پروفیسرشپ ہے، جس پر کئی سال گزرنے کے بعد بھی کوئی پروفیسر نہیں۔ مزید نخبت ملک کی اس رپورٹ میں۔ کسی بھی یونیورسٹی میں ایک مخصوص موضوع پر پروفیسرشپ وقف کیا جانا عام پروفیسرشپ سے زیادہ اہم اور زیادہ بارتبہ سمجھا جاتا ہے۔ 2008 میں یونیورسٹی آف آسٹن ٹیکساس میں ایک ایسا ہی عہدہ قائم کیا گیا جس کا نام چارلی ولسن چیئر ان پاکستان اسٹڈیز تھا۔ چارلی ولسن جو تھا وہ ایک مشہور یونائٹڈ اسٹیٹس کانگریسمین تھا جو بہت زیادہ انوالو تھا یونائٹڈ اسٹیٹس کی اسسٹنس میں جب وہ رشیا نے افغانستان میں انویڈ کرا تھا۔ تو وہی چارلی ولسن تھا، بہت دفعہ وہ کابل گیا، بہت دفعہ وہ اسلام آباد گیا، اور وہ یو ایس انٹرسٹ کو ریپرزینٹ کر رہا تھا افغانستان میں، اور پاکستان کے ساتھ اسسٹ کر رہا تھا یو ایس کو۔ کانگریس مین چارلی ولسن کی حمایت کرنے والے ٹیکساس کے ایک مخیر خاندان نے اپنی غیر سرکاری تنظیم کے تحت چارلی ولسن کی افغان روس جنگ میں کوششوں کو سراہتے ہوئے یہ چیئرڈ پروفیسرشپ وقف کرنے کا فیصلہ کیا۔ چارلی ولسن کی خواہش تھی کہ ان کے نام سے منسوب کی جانے والی یہ پروفیسرشپ پاکستان سے متعلق تعلیم پر توجہ دے، لیکن اس انڈاؤمنٹ کے لیے $1 ملین کی رقم درکار تھی۔ ٹیمپل فاؤنڈیشن کے بڑی ٹیمپل نے $500,000 ڈونیٹ کیا تھا ٹو اسٹیبلش چارلی ولسن چیئر ان پاکستان اسٹڈیز ود اے کنڈیشن کہ پاکستانی امریکن کمیونٹی بھی $500,000 ریز کرے گی۔ اگر یہ $500,000 ریز نہ ہوا تو وہ $500,000 بھی لیپس ہو جائے گا۔
2008 में इस चेयर के क़याम के बाद 3 साल तक यूनिवर्सिटी को इसके लिए किसी मुस्तनद प्रोफेसर की तलाश रही और बिल आखिर सियासी उमूर की माहिर अमरीकी प्रोफेसर डॉक्टर पॉला न्यूबर्ग को ये ओहदा दिया गया। और चेयर के हवाले से यहाँ पर मुख्तलिफ प्रोग्राम जो हुए वो उन्होंने किए, चाहे वो उन्होंने फिल्म मेकर्स को लेके आई, चाहे वो कॉन्फ्रेंसेस किए उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से, चाहे इंडिविजुअल स्पीकर्स लेके आए, और उनका अक्सर काम साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के साथ मुंसलिक होता था। कोई ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का अलग प्रोग्राम है और साउथ एशिया का, हम चीज़ें जो है वो इकट्ठा करते थे। 6 साल बाद डॉक्टर न्यूबर्ग ने रिटायरमेंट ले ली। लगभग 3 साल से इस चेयर पर फिर कोई प्रोफेसर नहीं है। मुबस्सिरीन और तज्ज़ियाकार यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्टिन टेक्सास के साउथ एशिया इंस्टीट्यूट में कायम इस चेयर या ओहदे पर तो तनकीद नहीं करते, लेकिन उनका मानना है कि चार्ली विल्सन से इसकी निस्बत होने के बायस किसी पाकिस्तानी मुस्तनद प्रोफेसर का इस ओहदे को कबूल करना मुश्किल हो सकता है। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया इस ओहदे को पाकिस्तान चेयर के नाम से पुकारती है, लेकिन प्रोफेसर ना होने की वजह उनके मुताबिक ज़रा मुख्तलिफ है। क्योंकि जो एंडाउड चेयर का जो एक रुतबा है वो थोड़ा सा नॉर्मली प्रोफेसर से ऊपर होता है, समझ रही हैं ना आप? तो वो तो एक चुनाव में वो देखा जाता है सबसे पहले। कोई भी डिपार्टमेंट किसी ऐसे शख्स को नहीं लेगा, हमने कहा भाई ये तो हमारा दोस्त है, आप समझ रही हैं बात को। तो चुनाव में वो लोग आएंगे या उन लोगों को देखा जाएगा जो कि एक तालीमी हिसाब से या तहकीक के हवाले से वो एक मेयार पे हों, और साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि उनका पाकिस्तान पे काम हो। लेकिन इस ओहदे पर प्रोफेसर की तलाश ही एक मसला नहीं है। इंडाउमेंट की $10 लाख की दरकार रकम का निस्फ जमा करना पाकिस्तानी अमेरिकन के ज़िम्मे अब भी है। वो अफराद जो इस फंड के लिए कुछ पैसा दे चुके हैं, अब उनकी कोशिश है कि इंतज़ामिया के साथ मिलकर ये देखें कि इस ओहदे को मुस्तक़बिल में कैसे बरकरार रखा जा सकता है। नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका, ऑस्टिन, टेक्सास। अब जिक्र करते हैं गुजरावाला का, जहां ज़ैन अशरफ मुग़ल पाकिस्तान में क्राउड फंडिंग और माइक्रो फाइनेंसिंग के बिलाब से गुर्बत के खात्मे के लिए कोशियां हैं। उनका इदारा सीड आउट आसान और बिला सूद कर्ज़ों के ज़रिए 600 से ज़्यादा अफराद को उनका रोज़गार मुहैया कर चुका है। अपनी कामयाबी को दूसरों की कामयाबी से जोड़कर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, जानते हैं समर खान की इस रिपोर्ट में। लाहौर की सड़कों पर दौड़ता ये रिक्शा नईम मंसूर का है। 4 साल पहले तक नईम ये रिक्शा खरीदने की इस्तात नहीं रखते थे। फिर इन्हें सीड आउट नामी इदारे के बारे में पता चला, जिसने इन्हें 2000 रुपए माहाना एक साथ पर बिना एडवांस और सूद रिक्शा खरीदने के लिए कर्ज दिया। सीड आउट का मैनी है पौधा जमीन से ऊपर आना, बीज फेंकना, पौधा फैलाना। ये पौधे ही है ना, देखिए एक बंदे को नहीं उन्होंने रक्षा नहीं दिया, मेरी फैमिली को पूरा कैद करें। सीड आउट की बुनियाद गुजरांवाला से ताल्लुक रखने वाले ज़ैन अशरफ मुग़ल ने 6 साल पहले रखी। इसके नतीजे में वो अमेरिका के फोर्ब्स मैगजीन की दुनिया भर में 30 साल से कम उम्र के 30 बाअसर अफराद की फहरिस्त में जगह बना चुके हैं। सीड आउट एक गैर मुनाफा बख्श इदारा है जिसने इंटरनेट के जरिए पाकिस्तान में क्राउड फंडिंग का मॉडल शुरू किया। क्राउड फंडिंग में बहुत से लोग मिलकर कारोबार करने वाले को पैसा अतिया करते हैं। क्राउड फंडिंग डोनर्स पर्सपेक्टिव है, वो दुनिया में कहीं भी बैठ के सीड आउट की वेबसाइट पे जाता है और अपनी मर्जी के मनपसंद लोगों को सिलेक्ट करके किसी को भी छोटी से छोटी 2500 से लेके 2 लाख रुपए तक अमाउंट फंड कर सकता है किसी भी कारोबार करने वाले को, और उसको रियल टाइम अपडेट्स आती हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए कि आपने जिसको पैसे दिए वो पैसे सही हकदार को पहुँचे कि भी नहीं पहुँचे। ये इदारा हाथ में पैसा देने की बजाय कारोबार के लिए मतलूबा सामान खरीद कर मुतल्लिका शख्स के हवाले करता है। अब तक सीड आउट 630 अफराद को कारोबार खड़े करके दे चुका है। रकम की वापसी शर्त है ताकि इसे लेने वाले में एहसास जिम्मेदारी बरकरार रहे और वापस आए पैसों से किसी और की मदद हो सके। सीड आउट वाले जो है जो देते हैं वो उतना ही लेते हैं। अगर 60,000 रुपया लिया है तो उनकी 2,500 किस्त है, लेकिन बैंक में तो बहुत मसले मसाइल हैं। पहले तो लेने के लिए बहुत मसले मसाइल होते हैं, तो जब बंदा ले लेता है तो वो उससे डबल देने पड़ते हैं। सीड आउट अपने मेंबर्स के लिए माहाना बुनियादों पर तरबियती वर्कशॉप्स का एहतमाम भी करता है। सीड आउट लाहौर के अलावा गुजरांवाला, फैसलाबाद और बहावल नगर में भी काम करता है। 6 सालों में इदारे ने ये साबित किया है कि हुकूमत की मदद के बगैर भी आम लोग एक दूसरे की जिंदगी बदल सकते हैं और किसी के पैसे को शफाफ तरीके से इस्तेमाल करना भी यकीनन मुमकिन है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। कहते हैं कि खबरें
तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे तो आंखें खुली रखनी चाहिए। The founder and leader of ISIS is dead. I'm here at the Guantanamo. क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए। Tonight I ordered Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। वो सब लोग जिन्होंने अपनी खुराक से जानवरों के गोश्त या चर्बी से बनी अशिया निकाल दी हों, तो उनके लिए कुदरती बात होगी कि वो जानवरों की खाल से बनी चीज़ें भी इस्तेमाल ना करें। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में वीगन फैशन अब मकबूलियत हासिल कर रहा है। ताजर अब कोशिश कर रहे हैं कि वो ऐसे कपड़े और जूते बनाएं जिनमें जानवरों की खाल का इस्तेमाल ना हो। इसी ख्याल को मद्देनज़र रखते हुए कैलिफोर्निया में एक डिज़ाइनर रिसाइकल मवाद से स्नीकर्स बनाने का काम कर रही हैं। तफसील इस रिपोर्ट में। सिंथिया आर्कस एतराफ़ करती हैं कि उनके बेटे ने उन्हें अपना कारोबार शुरू करने की तरगीब दी। He was making so many questions. वो इस बारे में बहुत बातें करता था। एक सवाल जो बहुत ज्यादा पूछता था वो ये था कि हम वसाइल क्यों जाया कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा पानी क्यों जाया कर रहे हैं। इन्हीं सवालात की वजह से मैं सोचती हूँ कि हम क्या मुख्तलिफ कर सकते हैं। सिंथिया आर्कस ने फैसला किया कि उन्हें अपने आप से आगाज करना होगा और इसी तरह उन्होंने आर्कस बेयर ब्रांड शुरू किया और रिसाइकल मटेरियल से स्नीकर्स बनाने शुरू किए। ये माहौल दोस्त स्नीकर्स हैं और बहुत से रंगों में दस्तयाब हैं, मगर इन्हें रंग नहीं दिया गया। And dyeing colors, use water. हमने फैसला किया कि दोबारा इस्तेमाल के काबिल रबर, कॉटन और प्लास्टिक की बोतलों से देर पास स्नीकर्स बनाएंगे। ये अंदर से बहुत आरामदेह हैं। इसके अंदर नारियल के रेशे हैं। यहाँ पुराने बदशक्ल और बेरंग जूते डिजाइनर्स जूतों में बदल जाते हैं। Those are pieces of rubber. ये रबर से बने हैं। ये पुरानी जूतों के तलवों के टुकड़े हैं जिन्हें फेंक दिया जाता है, लेकिन हमने इसे दोबारा इस्तेमाल करने का फैसला किया। अक्टूबर के अवाइल में होने वाले वीगन फैशन वीक में सिंथिया आर्कस के जूते भी पेश किए गए। दीगर डिजाइनर्स के साथ मिलकर सिंथिया ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि माहौल दोस्त होने का मतलब बदसूरत नहीं है। I was a stylist to celebrities, right? मैं नामवर शख्सियात की स्टाइलिस्ट थी। मैं लोगों के लिए कपड़े बनाती थी। मैं हर माह 10 से 15,000 डॉलर्स के जूते खरीदा करती थी। मैं ऐसे जूते बनाना चाहती थी जो चमड़े के ना हो या जिनमें जानवरों का इस्तेमाल ना हुआ हो, मगर आरामदेह और फैशन के मुताबिक हो। लिहाजा मैंने खुद उन्हें बनाने का आगाज किया। रेबेका मिंक गुज़िश्ता 20 सालों से हॉलीवुड से मुंसलिक शख्सियात के लिए डिजाइनर वीगन जूते बना रही हैं। वो सेब, अनानास और खुम्बियों का इस्तेमाल करती हैं, जो मलबूसा तैयार करने वाले किसी भी डिजाइनर को हैरान कर देगा। ये जूते इटली में बनाए जाते हैं, लेकिन दीगर वीगन जूतों की तरह इनकी कीमत भी ज्यादा है। मिसाल के तौर पर इन जूतों की कीमत $200 है। वीगन जूतों का रुझान अभी तक अमेरिका में ही है। यूरोपीय मुल्क अभी भी चमड़े के जूते पसंद करते हैं। इस वक्त ज्यादा वीगन डिजाइनर अमेरिका में हैं। The regular shoes companies. आम कंपनीज की जूतों की कीमतें गिर रही हैं, लेकिन वीगन जूतों की कीमत ज्यादा हो रही है क्योंकि ये फैशन की वजह से नहीं, रुझान की वजह से बनाए जाते हैं। ज्यादा वीगन डिजाइनर अमेरिका में हैं, जहां उन्हें मालूम है कि इनको ग्राहक मिल सकेंगे। एंगलीना बख्तसराइन की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। ये था आज का व्यू 360। दोबारा देखने के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। इंस्टाग्राम पर आप उर्दू VOA को फॉलो कर सकते हैं बहुत सी दिलचस्प वीडियोस और तस्वीर के लिए। हम अपने इंस्टाग्राम पर आपकी खींची हुई बेहतरीन तस्वीर भी पोस्ट करते हैं, तो उठाइए अपना फ़ोन, लीजिए पाकिस्तान के नज़ारों की अच्छी सी तस्वीर और हमसे शेयर कीजिए। इसी के साथ इरम अब्बासी को दीजिए इजाज़त।